हेलो डियर, गुड आफ्टरनून। तो डियर, आज मैं उसी यूनिट का जो चल रहा है एंटीनेटल का, उसी का नेक्स्ट जो है कि मैं अच्छा, इससे पहले जो है एंटीनेटल केयर है, लेकिन मैंने सोचा माइनर अलाइनमेंट या डिस्कम्फर्ट या डिसऑर्डर प्रेगनेंसी के दौरान जो छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं गर्भावस्था के दौरान, वो चीज़ आज हम दे रहे हैं। उसके बाद इसके बाद आपको हम देंगे एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल एग्जामिनेशन, एंटीनेटल एडवाइसेस, एंटीनेटल जितना भी है एंटीनेटल का सब दिलाएंगे। पीपीटी मेरा तैयार हो गया, सब कुछ तैयार आपके लिए एकदम एज इट इज नोट्स की तरह है। ठीक है, तो डियर अभी देखिए, मैं इसको माइनर अलाइनमेंट थोड़ा सा छोटा था, तो इस वजह से मैंने सोचा पहले इसको दे दूं, उसके बाद फिर एंटीनेटल केयर आपको दे दें। मेरा वो एंटीनेटल केयर अभी तैयार है। ठीक है, तो अभी बीच में थोड़ा सा कल वीडियो नहीं डल पाया क्योंकि प्रैक्टिकल था, प्रैक्टिकल ले रहा था तो उसमें व्यस्त था। तो चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। आइए आज हम जो आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर देखने को मिलता है हर एक महिला को, जो है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये सब दिक्कतें आती हैं, जबकि ये दिक्कतें क्या होती हैं, ये सॉर्ट आउट हो जाती हैं डिलीवरी के बाद। ठीक है, डिलीवरी के बाद जो है कि ये ख़त्म हो जाती हैं। तो माइनर अलाइनमेंट या फिर इसी को कहीं कहीं आपको मिल सकता है माइनर डिस्कम्फर्ट के नाम से, और कहीं कहीं माइनर एलिमेंट्स की तरफ से, हाँ, और कहीं कहीं माइनर डिसऑर्डर के। ठीक है, इन प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट एज इट इज़, ऐसे क्वेश्चन ही आता है पूरा। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं ऐसे बताया हूँ कि नोट्स की तरह ऐसे बताया हूँ आप लोगों को। ठीक है, ताकि आप अगर इसको नोट से बना लें तो आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो भी वहाँ दे सकें, और बाकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो भी। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, सभी नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए है। तो चलिए आइए, देर नहीं करते हैं। ठीक है डियर, वीडियो को पूरा देखा करिए, और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो या फिर कोई कमी हो। जैसे देखिए, अगर बीच बीच में कोई, अगर मुझे ऐसा नहीं है कि मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो आप लोग अगर वीडियो देखोगे तो वो गलतियां अगर हो सकता हो मैं भूल से, अगर या बाई मिस्टेक या फिर मुझसे भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, तो वो चीज़ें तो आप लोग अगर देखेंगे तो आपका और मेरा कॉम्बिनेशन जो बना रहेगा, तो मैं आपको जो भी एरर होगा वो मैं खुद को भी संभाल, और आपको भी आगे नेक्स्ट हो सकता है एरर से रिलेटेड मैं और कुछ भी बता दूं। तो तैयारी ऐसे ही होती है, ऐसे नहीं हो कि बस खाली वीडियो चला गया और दौड़ा के देख लिए और नोट्स बना लिए रख लिए। वीडियो को पूरा अच्छे से आराम से देखिए। ठीक है, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा माइक आ चुका है, अब मैं वाइट बोर्ड पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें डियर टाइम बहुत जाता है और एडिट करने में बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, तो तमाम तरीके का वो दिक्कतें आती हैं, तो इसमें टाइम बहुत जाता है। और रिकॉर्डिंग वाला क्या होगा कि रिकॉर्डिंग वाला मैं नोट्स की तरह है, ऐसे मतलब उसी पे पढ़ाऊँगा, उसी से वो करूँगा। मेरा माइक आ गया है, बस खाली थोड़ा बहुत मुझे टाइम चाहिए बस। तो फ़िलहाल मैं ऐसे दे रहा हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं क्लास आगे। देखिए, माइनर अलाइनमेंट्स जो होते हैं, क्या क्या प्रेगनेंसी के दौरान है, वो चीज़ें हम रखी हैं, और सभी होती हैं, दो चार और हैं, लेकिन मैंने इतना जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 10 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर लिखना हो तो आपको 10 इसमें से 10 भी याद आ जाए तो भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। इसमें देखिए, पहला है नाउसिया एंड वोमिटिंग, जो कि देखने को मिलता है डिलीवरी के बाद। ये सभी जितने हैं ये सभी डिलीवरी के बाद सॉर्ट आउट हो जाते हैं, हट जाते हैं। ठीक है, तो अगला है मॉर्निंग सिकनेस, तीसरा है बैकेज एंड जॉइंट पेन, चौथा है कॉन्स्टिपेशन, लेग क्रैम्प। ठीक है, हार्ट बर्न जिसे एसिडिटी और पायरोसिस बोलते हैं। ठीक है, वेरिकोज वेन या हेमरॉइड्स। ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। फैंटिंग एंड गिडीनेस, ग्लोसाइटिस एंड जिंजिवाइटिस, फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, इंसोम्निया। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा बहुत रख दिया है इसमें। तो चलिए एक एक करके अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, आगे आइए, पहले हम बात करेंगे नाउजिया एंड वोमिटिंग की। ठीक है, नाउजिया एंड वोमिटिंग की अगर बात करें तो देखिए, इट इज़ कॉमन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ज़्यादातर फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि फर्स्ट 3 महीने की प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, एंड सबसाइड इन थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जैसे पहुंचता है, उसके जस्ट बाद थर्ड मंथ के बाद हट जाता है। इट इज़ काज्ड बाय इंक्रीज सेक्रीशन ऑफ एससीजी।
एससीजी हार्मोन्स ही है। देखिए इतना मैं बता दूँ कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एससीजी जितने भी हार्मोन्स हैं, इन सभी हार्मोन्स की वजह से ही जो ये सब माइनर दिक्कतें आती हैं, ये सभी इन्हीं सब हार्मोन्स की वजह से आते हैं। तो इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जो कि मैं पहले ही वीडियो पढ़ा चुका हूँ। तो ऐसा आता है। क्यों होता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है एससीजी का, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स की वजह से एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, दो हार्मोन्स की वजह से। काज रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पेक्टर क्या करता है, जितने भी बॉडी में इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, इंस्पेक्टर जो कि कंट्रोलिंग का काम करते हैं, इंस्पेक्टर जैसे कि गेट खोलने की तरह, मतलब जैसे कि वो काम करते हैं, उनको क्या कर देता है, ये रिलैक्स कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन उसमें से हट जाता है, रिलैक्स कर देता है। इस वजह से रिफ्लेक्स आता है। एंड चेंज इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और क्या कर देगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, चेंजिंग ला देगा। अब ऐसी कंडीशन में आप इस वुमेन्स को, महिला को जो है कि आप क्या एडवाइस करेंगे, तो आपको एडवाइस ये करना होगा, एडवाइस मदर टू मूव लिम्ब फॉर फ्यू मिनट बिफोर कमिंग आउट फ्रॉम बेड इन द मॉर्निंग। यानी कि इसको बोले कि सो के, जैसे सुबह में रात भर सोए हैं, सुबह सो के उठने से पहले जो है कि तुरंत खड़े नहीं हो जाना है, ठीक है, वहीं पाँव पर ही, मतलब कि बेड पर ही लेटे लेटे पाँव हिला लें और सब कुछ मतलब मोड़ ओड़ के एक तरह से सब कर लें, और उठने के बाद सीधा पाँव नीचे न रखें, मोड़ ओड़ के, जिससे कि लिम्ब को मूवमेंट कर दीजिए, लिम्ब को, हाथ पैर जितना भी है सब, मतलब कि जितना का चारी होगा, ठीक है, हाथ पैर मिला के चारी होंगे लिम्ब, ठीक है, तो उसको क्या करें, मूवमेंट कर लें ताकि ये दिक्कत ना आए। तो कभी कभी इसकी वजह से भी आ जाता है। तो मदर को एडवाइस करिए कि सो के उठने से पहले अपने हाथ पाँव को बढ़िया से, जैसे नॉर्मल एक्सरसाइज होता है वैसे करके तब उठें। दूसरा है एडवाइस टू टेक स्मॉल फ्रिक्वेंट एंड लो फैट मील। ऐसे भोजन करें कि थोड़ा थोड़ा करें, बार बार करें, थोड़ा थोड़ा भोजन करें, जल्दी जल्दी, जैसे बार बार करें, थोड़ा थोड़ा करें, और उसमें फ़ैट की मात्रा कम हो, ऐसी कंडीशन में, ठीक है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ही ये डाइट है। एडवाइस टू टेक ड्राई टोस्ट एंड बिस्किट एंड एवॉइड फ्राइड स्पाइसी फूड, यानी कि उसको एडवाइस ये देना है ड्राई टोस्ट एंड बिस्किट ही खाने का, और एवॉइड करना है फ्राइड स्पाइसी फूड, उसको एवॉइड करना है, नहीं खाना है, ठीक है। एडवाइस टू टेक एंटी एमेटिक ड्रग्स विथ ग्लूकोज, यानी कि अगर जैसे उल्टी की इंजेक्शन या दवा या जो भी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ ग्लूकोज ज़रूर लें, ठीक है, एंटी एमेटिक ड्रग विथ ग्लूकोज इफ़ नेसेसरी, बहुत ज़्यादा कंडीशन में, लाइक दैट अगर वोमिटिंग बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो उसे, अब ये भी चीज़ कब होगा, जब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा उल्टी आ जाएगा, तो इसके बारे में भी मैं बात करूँगा आगे, ठीक है। तो ये आपका था जो है कि नाउजिया एंड वोमिटिंग। दूसरा है अब मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस। तो देखिए मॉर्निंग सिकनेस में क्या है, मॉर्निंग सिकनेस में आपका देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। मॉर्निंग सिकनेस जो होता है ये सबसे पहले आने वाली साइन है, पहचान है प्रेगनेंसी का, ठीक है। द पेशेंट फील नाउजिएटेड, वही नाउजिया ही होगा, ऑन राइजिंग इन मॉर्निंग, जो कि नाउजिएटेड फील करेगी, जो कि सुबह में बढ़ता, सुबह में बहुत ज़्यादा रहेगा। सी में एक्चुअली वोमिट, उल्टी भी आ सकती है, ठीक है, और हैव नाउजिया विथ एक्सेसिव सलाइवेशन, यानी बहुत ज़्यादा मुंह से लार गिरेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आता है मॉर्निंग सिकनेस में। एट टाइम दीज सिम्टम परसिस्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिम्टम बने रहते हैं थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर बने रहते हैं, दिन भर ऐसी दिक्कत आती है महिला को। एंड मे इम्पेयर द वुमेन्स एपेटाइट, उसका भूख प्यास तक भी डिस्टर्ब हो गया है, भूख प्यास तक भी डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है। एट अ टाइम दिस सिम्टम परसिस्ट, और बने रहते हैं थ्रू आउट द डे, पूरा दिन भर बना रहता है। एंड में इम्पेयर, और क्या कर देता है, उसके भूख प्यास को इंटरप्ट कर देता है। ऐसे कंडीशन में उसको एडवाइस क्या देंगे आप, एडवाइस ये देंगे कि द वुमेन टू अवॉइड द डाइट, क्या करे, डाइट, खाना को अवॉइड करे, विच टेंड टू नाउजिएटेड हर, ऐसे डाइट को ना ले जिससे उसको मतलब कि नाउजिएटेड फील हो, हर
एंड टू टेक इजीली डाइजेस्टेबल फूड, और ऐसा फूड ले कि वो आसानी से पच जाए, आसानी से पच जाए। ईच फूड रिच इन विटामिन एंड मिनरल, और जितने भी फूड ले रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है तो इस वजह से उसको विटामिन और मिनरल वाले ही फूड लें और आसानी से जो डाइजेस्ट हो जाए वो फूड लें। सी शुड टेक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड, उससे कहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड प्रोडक्ट ले, जितना भी हो सके फ्लूइड आइटम ले, ठीक है। सी शुड बी एडवाइज टू टेक रेस्ट आफ्टर मील, भोजन करने के बाद उससे बोलो कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आराम करे। एंड सक सम पिपरमेंट, अगर घर पे ऐसा है पिपरमेंट है तो उसको क्या करें, मुंह में ले ले। ईट लिटिल फूड, और कम मात्रा में फूड खाए और जल्दी जल्दी खाए इंटरवल पे, टू अवॉइड हर डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, ताकि उसका स्टमक भी अगर बहुत ज़्यादा खिंच गया, खींच तान के खा लिए, पेट भी तन गया और नीचे से यूट्रस ढकेले हुए है पेट को ऊपर, कहाँ से होगा, तो ऐसे में हार्ट बर्न होगा और वोमिटिंग होगी ज़्यादा। तो थोड़ा खाना है, बार बार खाना है, फ्लूइड वाला ज़्यादा लेना है, जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाए ऐसा खाना लेना है, उसको एडवाइस करना है। तो आपको ऐसे केस मिल ही जाते होंगे, तो समझ लीजिए कि क्या उनको एडवाइस देना है, क्योंकि ऐसे कंडीशन में घबरा जाती हैं तो पहुंच जाती हैं गायनेकोलॉजिस्ट या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास चले जाते हैं, जो कि बेवजह का वो बता देती है कि ये कमी है, वो कमी है। वही चीज़ आप जब मुंह से नहीं ले रहे हैं तो वो क्या करता है, आईवी फ्लूइड के थ्रू देता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्यों ना आप घर पर ही उसको सलाह दे दें कि देखो ये खाओ, ये मत खाओ, ये पियो, ये मत पियो, ऐसे रेस्ट करो, ऐसे मत रहो, ये खाओ, सारी चीज़ें। तो ये क्या होगा, घर पे ही मैनेज हो जाएगा, बेवजह का वहाँ जाके पैसे तो पैसे दुनिया भर के हेडक दे देंगे, ठीक है। अच्छा, आप हॉस्पिटल या डायग्नोस्टिक सेंटर में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो वो निकाल ही देंगे कमी, कुछ ना कुछ तो निकाल। और शरीर है, जो चीज़ें शरीर कंपनसेट कर सकती है, मैनेज कर सकती है, वही चीज़ वो दिखा के उसी का पैसे लेंगे, जो कि आप स्वयं मैनेज कर सकते हैं। तो एज ए गुड नर्स आपकी दायित्व बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस महिला का काउंसलिंग करें और उसे मैनेज करें, एडवाइस दें, ठीक है। तो ये मॉर्निंग सिकनेस है। उसके बाद अगला देखिए, अगला क्या है, इंसोम्निया, बहुत माइक्रोस्कोपिक हो गया है, ठीक है। एक इंसोम्निया क्या होता है कि नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है, ऐसा होता है इसमें। इंसोम्निया में अकर एनी टाइम, क्या होता है, एनी टाइम कभी भी हो सकता है, बट इट इज़ मोर यूजुअल इन लेट प्रेगनेंसी, ये तब ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर ये देखने को मिलता है जब लेट प्रेगनेंसी होती है। सिंपल मेज़र लाइक अ वार्म बाथ एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है, हल्का गुनगुना पानी करके अगर नहा के तब सोए, और ड्रिंक ऑफ वार्म बेवरेज, गरम दूध या गरम हॉट चीज़ पहन के पी के तब सोए, ठीक है। एंड स्लीपिंग इन अ कूल, ठीक है, ठंडे वातावरण में सोए। एयर रूम शुड बी हेल्प, ठीक, एयरी रूम मतलब कि प्रॉपर वेंटिलेशन वाले रूम में हो, नींद आएगी, ठीक है। तो इंसोम्निया, सही से नींद नहीं आती है, ये भी देखने को मिलता है। उसके बाद अगला है फेंटिंग एंड गिडीनेस, ठीक है। फेंटिंग एंड गिडीनेस क्या होगा, फेंटिंग एंड गिडीनेस कुड अकर एज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है, क्या होता है, फेंटिंग एंड गिडीनेस अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एनीमिया, ठीक है। ऐसा उस वुमेन्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा जिसको एनीमिया हुआ हो, कार्डियक इम्पेयरमेंट, कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हुआ हो, या सडन चेंज। तो डियर, इसमें फेंटिंग एंड गिडीनेस क्या होता है, अकर एज ए रिजल्ट ऑफ एनीमिया, जिस मोमेंट्स में एनीमिक महिला होगी, एनीमिया उसको हुआ होगा, तो उसको ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। या कोई हार्ट की बीमारी हुई हो, सडन चेंज इन पॉस्चर, या तो फिर अचानक कहीं बैठे थे उठ गए तब ऐसा देखने को मिलता है, और सोए थे, सो के बैठ गए अचानक तब देखने को मिलता है। एग्जाम्पल में जैसे फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग पोजीशन, ठीक है, फ्रॉम लाइंग टू सिटिंग यानी कि सोए थे अचानक उठ के बैठने पर ऐसा होता है, या फिर स्टैंडिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द सन, या तो लंबे समय तक अगर धूप में रहने से भी ऐसा होता है। क्राउडेड
क्राउडेड भीड़ भाड़ हो एंड स्टफी रूम, ठीक है, कुड आल्सो प्रीडिस्पोज द फेंटिंग। तो ऐसे लक्षण प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान ये आ रहे हैं, लेकिन वो दिक्कत ये भी होगा। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए लेटी है तो अचानक उठ के बैठ गया, लंबे समय तक धूप में रहेगी महिला तब उसको, या फिर बहुत भीड़ भाड़ में रहेगी तो, या तो फिर रूम गंदा रहे या फिर रूम बंद रहे, प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो तो उसमें होगा प्रीडिस्पोज फेंटिंग, ठीक है। तो ये है फेंटिंग एंड गिडनेस। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखिए क्या दिक्कत आती है प्रेग्नेंट वुमेन में, ग्लोसाइटिस एंड जिंजिवाइटिस, यानी कि टंग में और मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ग्लोसाइटिस टंग में इन्फेक्शन, जिंजिवाइटिस मसूड़ों में इन्फेक्शन, फेयरली कॉमन एमंग प्रेग्नेंट वुमेन। ज़्यादातर ये कॉमन चीज़ें होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन में ऑफ लो इनकम क्लासेस। लो इनकम क्लासेस का मतलब बहुत गरीब हैं, जो बहुत पुअर हाइजीन मेंटेन रखते हैं, उस महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। और अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके चल रहे हैं तो ऐसी महिलाओं में ये दिक्कतें कम देखने को मिली, लेकिन ज़्यादातर जो है रूरल एरिया में ही देखने को मिलता है, जो महिलाएं जो है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखती हैं। दे अकर एज ए रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट विटामिन, और कभी कभी विटामिन की कमी की वजह से भी हो जाता है, स्पेशली विटामिन बी एंड कैल्शियम इंटेक एज वेल एज पुअर ओरल हाइजीन, ठीक है। विटामिन और कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है ओरल हाइजीन। द पेशेंट फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू ईट, और उस टाइम क्या होगा, वो सही से खाना नहीं खा पाती है। टॉलरेट हॉट स्पाइसी पुअरली। ग्लोसाइटिस टंग अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कैन बी क्योर्ड बाई रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे कंडीशन में महिला को विटामिन बी के टैबलेट दे दीजिए या इंजेक्शन वो दे दीजिए, सही हो जाएगा। ग्लोसाइटिस इज रिलीव्ड बाई इम्प्रूवमेंट ऑफ ओरल हाइजीन, ठीक है। और उसके बाद उसको बोल दीजिए प्रॉपर हाइजीन करें, दोनों टाइम ब्रश कर दे, खाना खाने के बाद ब्रश करके तब सोएं। एडवाइस मदर टू टेक ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ईस्ट, एग, चीज़, ये सब, ठीक है। तो ये एडवाइस देना है एंटीनेटल याद आ रहा, माइनर डिसऑर्डर जब ग्लोसाइटिस और जिंजिवाइटिस ये देखने को मिलेगा प्रेगनेंसी के दौरान। आगे देखिए क्या है, आगे आपका ईचिंग, ठीक है। क्या ईचिंग ऑफ द बॉडी कुड बी काज्ड बाई स्टरी ग्रेविडेरम, ठीक है, यानी कि स्किन में खिंचाव होता है एब्डोमेन में, तब ईचिंग होती है। पुअर पर्सनल हाइजीन की वजह से, उसकी वजह से ईचिंग होती है। हीट जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, रैसेस होते हैं, माइनर सिकनेस डिजीज, माइनर स्किन डिजीज़ भी हो सकती हैं, माइनर जो छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं जिसकी वजह से ईचिंग होगा। ऐसे में क्या सलाह देंगे आप, रेगुलर डेली बाथ, डेली नहाने के लिए कहेंगे। जनरस एप्लीकेशन ऑफ कलमाइन लोशन, कुछ क्रीम या लोशन या जेली उसको लगा के रखें। टाल्कम पाउडर कुड बी सूथिंग द स्किन, ठीक है। ईचिंग ऑफ वुल्वा में भी अगर ईचिंग हो रहा है, प्रोराइटिस वुल्वा अगर है, कुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान वुल्वा में इन्फेक्शन या वुल्वा में ईचिंग देखने को मिल सकता है। द मिडवाइफ शुड इंस्पेक्ट द वुल्वा, और जो मिडवाइफ या नर्स जो होती है वुल्वा को इंस्पेक्ट करेगी फॉर एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज, कहीं एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। अब इस कंडीशन में एडवाइस मदर फॉर वुल्वल हाइजीन, यानी कि वुल्वा को साफ़ करके रखे, हाइजीन मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर रूरल एरिया में ही, जो महिलाओं को पता नहीं होता है, बस खाली काम धाम करें, अपने ऊपर ध्यान ही नहीं, ख्याल नहीं रखती, ऐसे रूरल एरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आइए अगला आपका है, देखिए बैकेज और जॉइंट पेन, यानी कि बैक पेन होगा, ठीक है, और जॉइंट पेन होगा या जोड़ों में दर्द होगा इन लेटर प्रेगनेंसी। इट अकर ड्यू टू लंबर लॉर्डोसिस, यानी जो एब्डोमेन, देखिए एब्डोमेन जो बाहर की तरफ आता है उसकी वजह से, जो रीढ़ की हड्डी में ऐसे जो कर्वेचर ऐसे बनता है उसकी वजह से दर्द होता है, ठीक है। लंबर लॉर्डोसिस ड्यू टू इनलार्ज यूट्रस विच चेंज लाइन ऑफ ग्रेविटी फोर्स, ठीक है, यानी जो वज़न इधर बढ़ता जाता है, तो जो ग्रेविटी यहाँ काम कर रही थी अब ग्रेविटी इधर काम कर रही थी, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, महिला को एडवाइस करेंगे कि मेंटेन द करेक्ट पॉस्चर, बॉडी पॉस्चर, सही से खड़ी रहे, पॉस्चर में रहे,
ठीक है। ज़्यादा देर तक लंबे समय तक खड़े भी ना रहें। वियर लो हील्ड यानी कि जो स्लीपर वगैरह पहने वो प्लेन हील होना चाहिए, हाँ, हाई हील हैंड सैंडल नहीं होना चाहिए। कंफर्टेबल एंड सपोर्टिव शूज़ होना चाहिए, ठीक है। परफॉर्म पेल्विक टिल्ट रॉक एक्सरसाइज। परफॉर्म पेल्विक टिल्ट रॉक एक्सरसाइज ये होता है कि जो है कि हल्का हल्का, जैसे कि ज़्यादा पूरा झुकना नहीं है, थोड़ा सा झुक के और जो है कि ये चेस्ट के पास घुटने को सटाना है, फिर ले जाना, सटाना है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं एक्सरसाइज करना है। एक जितनी भी एंटीनेटल एक्सरसाइज होती हैं मैं उसका भी क्लास लूँगा और हर एक एक्सरसाइज बताऊँगा कि महिला को कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको सलाह देनी है कि करनी है और कौन कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला देखिए, अगला क्या होगा, फ्रीक्वेंट मैच्योरेशन। ये तो कॉमन है, बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करेगी। ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द यूट्रस राइज आउट ऑफ द पेल्विस देयर इज स्लाइटली एन इंक्रीज प्रेशर ऑन ब्लैडर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता है कि यूट्रस जैसे ही बढ़ता जाता है और यूरिनरी ब्लैडर को और प्रेशर डालता है, उसकी वजह से ये दिक्कत आती है, ठीक है। प्रेगनेंसी व्हेन द फेटल हेड सिंक इनटू पेल्विस, ठीक है। ऐसे कंडीशन में देखने को मिलता है। या तो फिर लास्ट टाइम में 8 महीने से ऊपर हो चुका है प्रेगनेंसी, उस दौरान भी, यानी कि जब डिलीवरी के दौरान 10 दिन 15 दिन रह जाए तब भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर अपने पोजीशन पे थी लेकिन वो दब गई है, उसको प्रॉपर फूलने का चांस नहीं मिल रहा। इसके बारे में पिछले क्लास में बड़े आराम से बहुत अच्छे से बताए हैं, ठीक है। आगे देखिए क्रैम्प, ठीक है। कभी कभी महिलाओं में ऐसा क्रैम्प देखने को मिलता है। क्रैम्प यूजुअली इन द लेग, और वो भी पाँव में आते हैं, इज़ क्वाइट कॉमन। इट हैज़ बिन अट्रीब्यूटेड टू डिफिशियंसी इन विटामिन बी, यानी विटामिन की कमी की, कैल्शियम की कमी से और क्लोराइड की कमी से ऐसा होता है। यानी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रॉपर मल्टीविटामिन दीजिए, कैल्शियम दीजिए, ठीक है, तभी जाके सही रहेगा। कई ढेर सारी चीज़ों का समाधान यही है कि विटामिन बी दीजिए और कैल्शियम दीजिए, आयरन दीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल दीजिए, ये सभी। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस आर समटाइम प्रेस्क्राइब। कभी कभी इससे जो डेली डोज लेती है उससे ज़्यादा भी प्रेस्क्राइब किया जाता है, काफ़ी समय तक, लंबे समय तक, महीने 2 महीने तक, क्योंकि कमी रहती है तो उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम झेलने में, इस वजह से इसको थोड़ा सा चला दिया जाता है। तो क्रैम्प देखने को मिलता है किसकी वजह से, विटामिन, कैल्शियम और क्लोराइड की कमी से। उसके बाद अगला देखिए कॉन्स्टिपेशन ये भी कॉमन है, क्योंकि जो कॉलन होता है, रेक्टम और कॉलन होता है, ये तब देखने को मिलता है जैसे ही 9 महीने, मतलब ज़्यादातर 8 महीने 7 महीने तक का होता है। जैसे बच्चे का वजन बढ़ता जाएगा और वैसे दिक्कत बढ़ती है, क्योंकि नीचे आता है तो कॉलन और सिग्मॉइड कॉलन और कॉलन के ऊपर प्रेशर डालता है, ये चीज़ें। और दूसरा ये है कि कभी कभी ऐसा है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसमें मूव नहीं कर पाता, यानी बाउल मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। इट अकर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, डिक्रीज पेरिस्टालसिस, लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से पेरिस्टालसिस डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर ऑफ यूट्रस एंड टेकिंग या आयरन सप्लीमेंट, ठीक है, यूट्रस पे प्रेशर बढ़ता है। और दूसरा यह है कि प्रेग्नेंट वुमेन को जब भी आप एडवाइस देंगे आयरन का टैबलेट लेने के लिए, आयरन फोलिक एसिड का गोली लेने के लिए, तो उसको ये बात समझा दीजिएगा कि देखो आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट दे रहा हूँ, कॉन्स्टिपेशन अगर कब्ज होगा तो वो जान ले जाने कि आयरन की गोली की वजह से ही हो रहा है, घबराना मत, ऐसी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये जो है कि आयरन की गोली या आयरन की सप्लीमेंट लेने की वजह से भी कभी कभी कॉन्स्टिपेशन झेलना पड़ता है प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ये कॉमन होती है, जैसे प्रेगनेंसी हट जाएगी, मतलब डिलीवरी हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर आयरन का टैबलेट दे रहे हैं तो उसको बोल दीजिए, समझा दीजिए, तुम्हारा स्टूल अगर ब्लैक भी आए तो भी टेंशन नहीं लेना, वो आयरन की वजह से हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन हो तो भी वो घबराना नहीं, वो आयरन की गोली लेने से हो रहा है। एडवाइस क्या देंगे, एडवाइस फॉर रेस्ट करने के लिए, मसाज द बैक मसल्स, स्लीपिंग ऑन फर्म मैट्रेस
फर्म मैट्रेस पे, ठीक है। उसके बाद मेंटेन नॉर्मल बाउल हैबिट, क्या करना है, नॉर्मल बाउल हैबिट को मेंटेन करके रखना है, यानी पानी ज़्यादा पीना है, फाइबर युक्त डाइट लेना है, ठीक है, पत्तीदार सब्जियां लेना है, ड्रिंक सफिशिएंट फ्लूइड लेना है, ईट हाई फाइबर डाइट, एडवाइस फॉर रेगुलर एक्सरसाइज, कंसल्ट फिजिशियन बिफोर यूज ऑफ स्टूल शार्पनर। बहुत ज़्यादा अगर महिला को दिक्कत हो रहा है तो लैक्टोज वगैरह या फिर लग्जेटिव कुछ दे सकते हैं या एनिमा दे सकते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा, डॉक्टर से एडवाइस या सलाह लेके ही देना होगा, ठीक है। तो ये है कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद अगला ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा दिया हूँ कि वजह क्या है कॉन्स्टिपेशन होने का। देखिए यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर भी इस वाले फिगर में देखिए और इस वाले फिगर में देखिए, ये बेबी का यूट्रस बढ़ने की वजह से ही ऐसा हुआ है, ठीक है। यूट्रस का वो बढ़ने की वजह से ही हुआ है। इंटेस्टाइन भी दब गई इधर ऊपर, स्टमक भी ऊपर उठ गया, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर नीचे, यानी कि यूट्रस जैसे बढ़ता है अदर आर्गन के चारों तरफ जो है कि दबाव डालता है, तो उस वजह से ऐसा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगला है हार्ट बर्न, सीने में जलन सा महसूस होगा, जबकि वो हार्ट में नहीं होता है, लेकिन हार्ट के स्थान पे लगता है कि यहीं पे हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। वो हार्ट के जगह पे भले हो रहा है, लेकिन वो एसिडिटी की वजह से होता है। इट इज़ काज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, डिक्रीज जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मोटिलिटी, यानी वही चीज़ कॉन्स्टिपेशन भी उसी की वजह से, बाउल मूवमेंट नहीं होने की वजह से, और बाउल मूवमेंट नहीं होने की वजह से यूट्रस का साइज़ बढ़ता है, तो जो स्टमक है उस पर भी प्रेशर बढ़ता है, तो स्टमक ऊपर जाता है, तो एसिडिक रिफ्लेक्स एक्शन आता है, एसिडिक रिफ्लेक्स, ओइसोफेजियल रिफ्लेक्स एक्शन आता है। उसकी वजह से जैसे आप ज़्यादा खाना खा लें तो डकार आता है और जलन महसूस होती है, ऐसे ही सेम एज इट इज़। तो एसिडिटी या इसको कहते हैं पायरोसिस, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या सलाह देंगे, एडवाइस फॉर रेगुलर एक्सरसाइज बाई वॉकिंग, चले थोड़ा सा, एडवाइस फॉर डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट ऑफ अफेक्टेड लेग, ड्रिंकिंग मिल्क बिटवीन मील, ठीक है, भोजन के बीच में, जैसे अभी खाए उसके बाद सुबह खाए उसके शाम बीच में दूध ज़रूर ले ले। एडवाइस टू सिट अपराइट आफ्टर मील, ठीक है, थोड़े समय के लिए अपराइट पोजीशन में, भोजन करने के बाद थोड़े समय के लिए अपराइट पोजीशन में। एंड टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग, और हमेशा थोड़ा थोड़ा खाएं, बार बार खाएं, ठीक है, ऐसा सलाह देना है। तो ये माइनर अलाइनमेंट आपका अगला था। उसके बाद आगे क्या है, आगे देखिए वेरिकोज वेन, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के दौरान वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन क्या होता है, कीप हेड अप ड्यूरिंग स्लीपिंग, यानी कि हेड एंड को उठा लेना है स्लीपिंग के दौरान। परफॉर्मिंग, देखिए वेरिकोज वेन का मतलब ये होता है जो वेन में ब्लड वापस हार्ट के पास जाता है, दरअसल वो आगे कहीं प्रेशर लगने की वजह से वो ऊपर चढ़ नहीं पाता है, वेन में हार्ट की तरफ वो जा नहीं पाता है, इस वजह से ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद परफॉर्मिंग टेलर सिटिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जानते हैं टेलर सिटिंग, टेलर नाम ही है, जैसे टेलर बैठ के सिलाई करता है वैसे। ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन वेनस रिटर्न बाय प्रेग्नेंट यूट्रस, देखिए वेनस रिटर्न जैसे यानी कि नीचे पाँव से जब आर्टरी ब्लड लेके जाती है तो वेन उसको लेके आती है, तो वेन जब पाँव से लेके ऊपर हार्ट की तरफ आती है तो वहाँ पर रुकावट कहीं अगर आ गया तो प्रेशर बढ़ता है, और जो सुपरफिशियल वेन होती हैं वो क्या करती हैं, ऊपर की तरफ छलक जाती हैं, मतलब दिखने लगती हैं, पता चलने लगती हैं। वेनस रिटर्न बाय प्रेग्नेंट यूट्रस, यानी अब इस प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होगा, प्रेग्नेंट वुमेन में यूट्रस की वजह से आर्टरी या वेन में दबाव आएगा, उसकी वजह से होता है। रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, एडवाइस क्या करेंगे इसको, लिम्ब एलिवेशन ड्यूरिंग सिटिंग और स्लीपिंग। उसके बाद देखिए क्रीपी बैंडेज एप्लीकेशन, यानी कि हॉट मतलब गर्म प्रोवाइड कराने वाला। वियरिंग सपोर्टिव स्टॉकिंग और सपोर्ट हॉज, एवॉइड लॉन्ग स्टैंडिंग, ठीक है,
ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है या ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है, जो भी हो ज़्यादा देर तक लेटना नहीं, ना ज़्यादा देर तक खड़े होना और ना ज़्यादा देर तक बैठना, यानी पोजीशन चेंज होते रहना चाहिए। अवॉइड कंस्ट्रिक्टिंग आर्टिकल ऑफ क्लॉथिंग, यानी कि टाइट कपड़े ना पहने। नी हाई स्टॉकिंग अवॉइड लेग क्रैम्पिंग, यानी कि हाई हील के सैंडल वगैरह ना पहन के चले, प्लेन, ठीक है। तो ये वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन का मतलब ये होता है जो नीचे से जो वेन पैर की वेन जो होती हैं, कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद वेन, तो जो वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके ऊपर हार्ट की तरफ आती है, तो यूट्रस का साइज़ बढ़ने की वजह से वेन पे प्रेशर बढ़ता है और वो दब जाती है। दबने की वजह से जो ऊपर नीचे से ब्लड ऊपर आ रहा था वो कहीं बीच में रुक गया, और रुकने की वजह से अगर वेन कमज़ोर हुआ तो वो सुपरफिशियल वेन यानी स्किन पर दिखाई देने लगता है, प्रेशर आने लगता है, ठीक है। तो वेरिकोज वेन। अगला है आपका लास्ट है हेमरॉइड्स, कभी कभी देखने को मिलता है ड्यू टू इंक्रीज्ड वेनस प्रेशर, वेनस प्रेशर इंक्रीज होना। अब देखिए यूट्रस की वजह से जो वेन पे प्रेशर जाता है, अब उसकी वजह से ऐसा नहीं पैरों में ही, यानी कि लोअर एब्डोमेन, लोअर पेल्विक रीजन में जितने भी वेन होंगी उस पर भी प्रेशर बढ़ेगा। तो रेक्टम और उसके जो है कि कॉलन पे उधर एरिया में भी वेन पर प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है और हेमोरॉइड्स यानी कि ब्लड वेसल जो माइन्यूट होती हैं वो रप्चर हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हेमोरॉइड्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये माइनर अलाइनमेंट या माइनर डिसऑर्डर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी था डियर। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और देख लीजिए, मैंने एज ए नोट्स की तरह ही रखा है, ज़्यादा इसमें रखा नहीं है। आप लोगों को जितना लिखना होगा बस उतना ही रखा हमने, और एडवाइस भी दे दिया है एक एक करके, ठीक है। तो डियर वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। थैंक यू सो मच डियर।